अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एफएससी सेकेंड ईयर चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम उसका लेक्चर 2 जिसका पार्ट नंबर ए जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम चंद बातें डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली बात है कि कूलम्स लॉ जो है वो गिव्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम फोर्सेस को या उसकी मिकदार को हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है, चार्ल्स कूलम ने डिड्यूस किया था इस लॉ को, 1784 एडी में किया था। वो एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। उसके बाद एक और अहम बात कूलम्स लॉ के मुतालिक है, इट इज़ एन एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ वो लॉ होता है जो कि एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किया गया हो, अखज़ किया गया हो या निकाला गया हो। तो हम आज कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ये हमें क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। दूसरा, चार्ल्स कूलम जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसने 1784 एडी में इसको डिड्यूस किया था। ये एक एम्पिरिकल लॉ है, यानी कि इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिड्यूस किया गया, उसके रिजल्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया। अब कुछ कंडीशंस हैं कूलम्स लॉ के लिए, जिसमें सबसे पहले है कि कोई भी लॉ जो होता है उसकी कोई ना कोई कंडीशन लाजमी होती है, जिसमें पहली जो कंडीशन है वो है कि कूलम लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। कि अगर हम कूलम लॉ को पढ़ रहे हैं उसके लिए अंदर जो चार्जेस को हम सेलेक्ट करेंगे उनका पॉइंट चार्ज होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस, कि कूलम लॉ जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो कूलम लॉ है वो कौन से चार्जेस के लिए है? स्टैटिक चार्जेस के लिए, सेकंड चार्जेस के लिए जो कि मूव ना कर रहे हों। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है, चार्जेस मस्ट बी फॉर एनफ सो दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट डोमिनेट ओवर कूलम्स लॉ। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके दरमियान फासला इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उन चार्जेस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं वो डोमिनेट ना करें, वो कूलम फोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम कूलम फोर्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, जब दो सेम चार्जेस जो हैं आपस में एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो वो शुरू में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो फिर एक ख़ास लिमिट में आके उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं। वो एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जनरेट होने की वजह से जो कूलम फोर्स है वो डोमिनेट नहीं हो पाती। तो हमें क्योंकि कूलम फोर्स को डिस्कस करना है, इस वजह से ये एक अहम पॉइंट है कि जो हम चार्जेस सेलेक्ट कर रहे हैं उनका फासला जो है वो इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो एक दूसरे पर कूलम फोर्स अप्लाई कर सकें। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ है क्या। उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि दो हम चार्जेस ले रहे हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन भी हो सकती है अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान रिपल्शन भी हो सकती है अगर वो सिमिलर चार्जेस हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्टैटिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये इसका एक पार्ट हमने डिस्कस किया है कि दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स लगेगी, उस कूलम फोर्स की जो मिकदार है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो उन दो चार्जेस के दरमियान उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और ये जो कूलम फोर्स है उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो पहले पार्ट में हमने ये कहा कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इस चार्ज Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के, और वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये r क्या चीज़ है? ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को यहाँ पर जाहिर किया गया है। यानी कि अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फोर्स 4 टाइम्स लेस हो जाएगी, डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 9 टाइम्स लेस हो जाएगी, डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगी? 16 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है इनका।
अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया जाए यहाँ पर तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाए कांस्टेंट को तो उसकी जगह पर एक K यूज़ किया जाता है। ये K इज़, अब K क्या चीज़ है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है या फिर इसका हम कॉलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज कॉलम्स कांस्टेंट। मींस कि अगर हम k की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास ये एक जनरल फार्मूला है f का, f इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू बाहर निकालना चाहें तो R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा f से, Q1 Q2 उधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k का ये एक फार्मूला बन जाएगा विच इज़ एफ आर स्क्वायर Q1 ओवर Q2। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो k की वैल्यू है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो डिपेंडेंस ऑफ वैल्यू ऑफ k डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, कि दो चार्जेस जो हम ले रहे थे उनके दरमियान मीडियम पर डिपेंड करती है, और दूसरा हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमारे पास ये k का फार्मूला है, इसके अंदर फोर्स है, इसके अंदर डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस मीटर में लिया गया है या सेंटीमीटर में लिया गया है, Q1 चार्जेस हैं, तो हम यहाँ पर जो यूनिट्स डिस्कस करेंगे k की वैल्यू उस पर भी डिपेंड करती है, और दूसरा वो नेचर ऑफ द मीडियम पर भी डिपेंड करती है कि दो चार्जेस के दरमियान हमने मीडियम कौन सा यूज़ किया है। अगर हम k के यूनिट की बात करें तो यूनिट क्योंकि फार्मूले से ही डिड्यूस किया जाता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर आएगा, Q1 चार्ज है इसका कॉलम आएगा, Q2 चार्ज है इसका भी कॉलम आएगा, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉलम स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है फोर्स का, इसको फोर्स को हम कॉलम फोर्स कहते हैं, तो कॉलम फोर्स जो है हमारे पास वो बराबर है k इज इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम्स फोर्स फॉर वैक्यूम। अभी हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया वो है जनरल फार्मूला। अब अगर हम सपोज कर लें कि दो चार्जेस के दरमियान एयर या फिर वैक्यूम मौजूद है तो उसके लिए उसी फार्मूले को हम थोड़ा चेंज कर देंगे, इसमें हम फोर्स के साथ यहाँ पर वैक्यूम लिख देंगे, इधर हमने k के साथ वैक्यूम लिखा, फिर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर लिखेंगे, इधर हमारे पास जो k वैक्यूम की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या है, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये ग्रीक लेटर है जिसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, साथ में छोटा सर्कल लगा हुआ है इसको हम नॉट बोलते हैं, तो ये k फॉर वैक्यूम जो है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू फिर क्या बन जाएगा, हम k वैक्यूम की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आएगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी इजाज़त को कहते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, जिस मीडियम की ज़्यादा होगी तो उसकी परमिटिविटी भी ज़्यादा होगी, बल्कि हमारे पास यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि परमिटिविटी का रिलेशन जो है वो परमिशन के साथ है, और इनका क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स के जिस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, कम से कम होगी तो परमिशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। परमिटिविटी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मीन्स कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो फिर हमारे पास क्या होगी, परमिशन जो है वो कम से कम होगी। किस चीज़ की परमिशन, दो चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने बताया आपको। उसके बाद यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ पर हम k का फार्मूला देखें तो k हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो k का क्योंकि इन्वर्स है, तो हम क्योंकि k का यूनिट पहले डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट आएगा वो k के यूनिट का इन्वर्स होगा, मीन्स पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर कॉलम उस k की वैल्यू में बटे में था लेकिन एप्सिलॉन में ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और हमारे पास k फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की जाए तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, k की वैल्यू।
तो यहाँ पर देखा जाए तो -12 अगर पावर है एप्सिलॉन नॉट की, मतलब -12 बहुत ही कम रकम है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो वैक्यूम के लिए बहुत ही कम आ रही है। जब परमिटिविटी की वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब परमिशन ज़्यादा होगी। तो मीन्स जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कॉलम्स फोर्स फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए जो कॉलम फोर्स है वो क्या होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या बन जाएगा R²। तो ये था हमारा टॉपिक। मज़ीद हम आगे नेक्स्ट